हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल सेट को डिस्कस करूंगा। इस सेट में कुल 40 प्रश्न होंगे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित होंगे। इस संबंध में मैंने सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी है और वहां पर क्वेश्चन भी आपको शेयर किया जा चुका है। आप एक्सप्लेनेशन को यहां से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं? यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत मुख्यतः पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के एवं नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विकल्प है बेलन घाटी, भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो तीनों के अवशेष जो है वह निम्नलिखित विकल्प में से सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जहां पर हमें तीनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वह है उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी। यहां पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा कौन सी धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? यानी कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानवों ने किया है? इसके विकल्प हैं तांबा, कांसा, चांदी, लोहा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा था? यानी कि किसका प्रयोग सबसे पहले धातु के रूप में किया गया या किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग मानव ने किया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह है ए, यानी कि तांबा। तांबा पहली ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानवों ने किया था और ऐसा माना जाता है। देखिए, जो हड़प्पा काल है वह कहां से सभ्यता हड़प्पा काल प्रारंभ होती है। इसके पहले की जो अवस्था है उस दौरान तांबे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग रंगपुर कहाँ स्थित है? भारत में किस राज्य में आप कह सकते हैं या किस स्थान पर रंगपुर स्थित था? विकल्प है ए पंजाब, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र, डी राजस्थान, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो रंगपुर है वह अभी वर्तमान समय में भारत में गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। यानी अगर डायरेक्ट प्रश्न आए कि रंगपुर वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है तो आप इसका आंसर लिखेंगे गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी कि कौन सी ऐसी भारतीय लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? आप कह सकते हैं इधर से लेकर आपका इधर जो प्रारंभ होता है, दाईं से लेकर बाईं। विकल्प है ब्राह्मणी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली प्राचीन भारतीय लिपि है वह है खरोष्ठी लिपि। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? यानी कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक है। ठीक है, तो गुप्त काल से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ लेख और संबंधित शासक का नाम आए तो समुद्रगुप्त, वंश का नाम आए तो गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मैच कर लेने हैं। ठीक है, एक तरफ यहाँ राजा का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ संबंधित देखिए जैसे राजा, दंती दुर्ग, नागभट्ट, हर्षवर्धन। दूसरे तरफ है पुष्पभीतु वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और चोल वंश। तो इसके अनुसार आपके हम मैच करने हैं, विकल्प दिए गए हैं तो आप मैच करिए जो इसका आंसर निकल कर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए राजा, तो राजा जो है वह किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से। तो हो गया। ठीक है, इसके बाद है दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग संस्थापक ही है। नागभट्ट, जो नागभट्ट है वह गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन पुष्पभीतु वंश से संबंधित है। यानी कि क्या हो गया? ए का आंसर हो गया आपका 4, बी का आंसर हो गया 2, सी का आंसर हो गया आपका 3 और डी का आंसर हो गया आपका 1। यानी कि 4 2 3 1। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा? बी। यानी 6 का आंसर जो है वह बी। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालाहस्ती, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यानी कि भारत में जो सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? कथा उपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, ऐतरेय उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो सत्यमेव जयते जो है, देखिए सत्यमेव जयते बेसिकली जो है वह मांडुक्य उपनिषद, इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से लिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर यह प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है महावीर ने जैन धर्म में किस सिद्धांत को जोड़ा? यानी कि जैन धर्म के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं, उस 5 सिद्धांत में महावीर ने किस सिद्धांत को जोड़ा है? अहिंसा, असत्य, अचौर्य, अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करने से संबंधित है, ठीक है, अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो महावीर ने जैन धर्म में किस सिद्धांत को जोड़ा है? तो महावीर ने, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। यानी कि महावीर ने इन जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें से किसी को नहीं जोड़ा है, बल्कि महावीर ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा है, जो कि इसका 5वां सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय नहीं करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महावीर ने ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा है। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने सर्वप्रथम हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराया था? हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला अगर कोई शासक था या कोई वंश है तो वह है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेन वंश। सेन वंश ने सर्वप्रथम हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। अगला प्रश्न है चोल शासक राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? यानी कि राजराज प्रथम जो कि चोल वंशीय शासक है, चोल वंश से संबंधित रहा है, वह किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका विकल्प है ए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम जो था वह, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि वह शैव धर्म से संबंधित था, जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, हर्यक वंश, ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए यह जो मगध पर जो शासन करने वाले वंश हैं उनका क्रम आपको याद करना होगा। सबसे पहले किस वंश का शासन आया? तो सबसे पहले हर्यक वंश का शासन आया है। हर्यक वंश के बाद, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद यहाँ पर जो वंश आया हुआ था नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश। तो आपको याद करना होगा, यह क्रम आपको याद करना होगा। और मौर्य वंश के बाद जो आया वह था शुंग वंश, यानी कि इसका आंसर होगा मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन स्थापित हुआ है? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। 13 नंबर प्रश्न है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? मत्स्य पुराण जो कि भारत के प्रसिद्ध पुराण है, 16 पुराण में से मत्स्य पुराण भी एक है। तो मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित रहा है। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए यह प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दूसरा कि सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो अगर भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल प्रश्न आए तो आपको आंसर लगाना होगा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो आपको आंसर देना होगा ए, मोहनजोदाड़ो। लेकिन यह प्रश्न भारत में सबसे बड़ा स्थल जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णित जैन तीर्थंकर कौन हैं?
महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऋग्वेद में वर्णित जैन तीर्थंकर कौन है? आप लोग जानते हैं कि भारत में जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है। लेकिन दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, और वे दो तीर्थंकर कौन कौन से? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो ये दो तीर्थंकर हैं, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक होगा, अतः इसका आंसर ई होगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसके विकल्प हैं ए अमोघवर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव, कृष्ण प्रथम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी हमने ऊपर मैचिंग के दौरान आपको बताया था कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव है वह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहें तो दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि दक्षिण भारतीय कौन सा ऐसा राजवंश था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए उस समय तत्कालीन समय में प्रसिद्ध था? विकल्प हैं ए चोल वंश, बी चेर वंश, सी पल्लव वंश, डी राष्ट्रकूट वंश, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो तत्कालीन भारत की अगर चर्चा की जाए तो दक्षिण भारत में स्थित चोल वंश एकमात्र ऐसा शासक था, चोल वंश एकमात्र ऐसा राजवंश था जो कि अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए उस समय प्रसिद्ध था, और इसी कारण चोल ने अपनी सीमा का विस्तार श्रीलंका जैसे क्षेत्रों तक भी किया था। और यह नौसैनिक शक्ति के माध्यम से ही संभव है कि अपनी बॉर्डर को क्रॉस कर हिंद महासागर में प्रवेश कर श्रीलंका जैसे क्षेत्रों पर आधिपत्य को स्थापित किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चोल वंश। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया था जो कि महाबलीपुरम में स्थित है? विकल्प है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, परमेश्वर वर्मन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर है वह नरसिंह वर्मन के द्वारा निर्मित किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नरसिंह वर्मन 630 से लेकर 668 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठा है, और इस दौरान इसने महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ह्वेंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? यानी कि जब ह्वेंसांग भारत यात्रा पर आता है, किस शासक के दौरान आता है? तो जब भारत में हर्षवर्धन का समय था, हर्षवर्धन का शासन था, उस समय चीन यात्री ह्वेंसांग भारत की यात्रा पर आता है। और जब वह भारत की यात्रा पर आता है तो दो ऐसे स्थल, एक स्थल रेशम कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और दूसरा स्थल सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो प्रश्न है कि सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन था प्रसिद्ध? तो दोस्तों सूती वस्त्रों का अगर प्रश्न आए तो आपको आंसर देना होगा बी, यानी कि मथुरा। लेकिन अगर प्रश्न आए कि ह्वेंसांग की भारत यात्रा के दौरान रेशमी कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था, तब आपको आंसर देना होगा बनारस। लेकिन सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध नगर था वह था मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था? करसापण, दिनार, रूपक, निष्क, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए गुप्त काल में दो तरह के मुद्रा प्रचलित हुए। पहला जो प्रचलित मुद्रा था वह था रजत मुद्रा जो कि प्रश्न में पूछा गया है, और दूसरा प्रचलित मुद्रा था वह था स्वर्ण मुद्रा। तो अगर प्रश्न आए कि गुप्तकालीन रजत मुद्रा का क्या नाम है तो आंसर हो जाएगा दीपक। लेकिन प्रश्न आए कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका दिनार, यानी कि बी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग रजत मुद्राओं का नाम होगा सी, यानी कि रूपक। 20 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए कलिंग में चेदी वंश बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। जब अशोक ने वहां पर आक्रमण किया था, उसके बाद अपनी सीमा का विस्तार किया था, साम्राज्य स्थापित किया था, तो अशोक की मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि लगभग प्रथम सदी में कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ है। और कलिंग का महान राजा खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख जिससे संबंधित है वह भी कलिंग से चेदी वंश से ही संबंधित रहा है, लेकिन वह चेदी वंश का संस्थापक नहीं था। यहाँ प्रश्न है कि कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि महामेघ वाहन कलिंग का चेदी वंश का संस्थापक था। अतः 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न,
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली वंश कौन सा था? यानी कि जब मौर्य का शासन समाप्त होता है, चूंकि मौर्यों के समय सीमा विस्तार आप देखेंगे कि सुदूर दक्षिण को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो आपका दक्षिण भारत में भी मौर्यों का शासन देखने को मिलता है। लेकिन मौर्यों के शासन के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली वंश कौन सा हुआ? विकल्प है ए चोल वंश, बी पल्लव वंश, सी चालुक्य वंश, डी सातवाहन वंश, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश मौर्यों के शासन पतन के बाद ऐसा वंश था जो कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 बीसी, 57 बीसी, 72 बीसी, 58 बीसी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए वर्तमान समय में अगर आप देखा जाए तो 3 संवत जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विक्रम संवत, दूसरा शक संवत और तीसरा गुप्त संवत। ये तीनों महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है यहाँ विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है वह 57 बीसी में हुई थी। प्रश्न है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत जो हुई थी यहाँ विकल्प में हमने रखा था 78 बीसी में हुई थी। प्रश्न है गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 बीसी, जब गुप्त काल का जब शासन था चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत, इसकी नींव रखी थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 बीसी। इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी। अगला प्रश्न तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ है? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 4 बौद्ध संगीति काफी ज्यादा प्रमुख हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और बौद्ध। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ है अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। तो यहाँ प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका अशोक, यानी कि 24 का आंसर बी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का तीसरा मंडल संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, जिनमें से तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वह संबंधित है सावित्री से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं, नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक वे सबसे प्राचीन माने जाते हैं और 10वां मंडल सबसे नवीन माना जाता है, जिसमें कि चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है और शूद्रों की भी इसमें स्थिति की चर्चा की गई है। तो यह जो है वह सबसे आधुनिक, सबसे नवीन और 2 से 7 सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सावित्री से संबंधित है, सूर्य देवता सावित्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर बी। अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ उपलब्ध है? ए एरन अभिलेख, बी सोहगौरा अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी बेसनगर अभिलेख, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो स्पष्ट किया गया है वह संबंधित है एरन अभिलेख से। अगर शासक की बात किया जाए तो भानुगुप्त जो कि गुप्त वंशीय शासक है वह एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, यानी कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भारत में गुप्त काल के दौरान भानुगुप्त शासक के समय एरन अभिलेख से संबंधित है। तो इसका विकल्प के अनुसार आंसर हो जाएगा 26 का ए। अगला प्रश्न है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? गाय, बैल, ऊंट, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु जो था वह था घोड़ा। आर्यों के दौरान अश्वचालित रथ यहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि घोड़ों का प्रयोग करके जो रथ बनाया जाता था वह काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। और आर्यों के समय जो लोग सेना में यूज करते थे वह घोड़ों का सेना में प्रयोग किया जाता था। हालांकि आर्यों के दौरान एक अस्थायी सेना की चर्चा कहीं पर भी नहीं की गई है, लेकिन अश्वचालित घोड़े उस समय अवश्य थे, अश्वचालित सेनाएं उस समय अवश्य थी, लेकिन किसी भी राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था वह घोड़ा था, यानी कि 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका विकल्प है
फल्गु, निरंजना, गया, ऋजुपालिका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महावीर जो थे 30 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग किए थे। 12 वर्षों तक इधर उधर घूमने के पश्चात लगभग 42 वर्ष की एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें हुई थी। अगला प्रश्न, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? यानी कि मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मथुरा कला है वह संभवतः जो प्रश्न के अकॉर्डिंग मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन प्रथम बौद्ध मूर्ति भी अगर देखा जाए तो मथुरा कला से ही मिली है। लेकिन चूंकि प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है वह मथुरा कला से अवश्य मिली है, लेकिन मथुरा कला सामान्यतः जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए। अगला, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विशिष्ट अद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं, देखिए भारत में जो सबसे पहले अद्वैत दर्शन की चर्चा की जाती है अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य को माना जाता है। और इस अद्वैतवाद के विरोध में भारत में 5 प्रकार के मत प्रचलित हुए, जिनमें एक विशिष्ट अद्वैतवाद प्रमुख है। और इस विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रणेता जो हैं वह रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो दोस्तों 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, घनानंद, कालाशोक, वासुदेव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आप लोग इसे हल करिए। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वह नंदीवर्धन है, यानी कि आंसर हो जाएगा 31 का ई। अगला प्रश्न है, रवि कृति किस शासक का दरबारी कवि था? रवि कृति एक दक्षिण कह सकते हैं अगर कि दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध एक शासक यहाँ पर दरबारी कवि की भूमिका में रहा है। तो इसका है कि किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 32 का आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि रवि कृति किस शासक का दरबारी कवि था? तो रवि कृति जो है वह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। 32 का आंसर सी। अगला प्रश्न, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शैव पुराण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो लिंग पूजा है वह इसका पहला स्पष्ट वर्णन अगर किया गया है तो वह मत्स्य पुराण में किया गया है। और लिंग पूजा जो है वह शैव धर्म से संबंधित है और इसकी चर्चा मत्स्य पुराण में की गई है। यहाँ पर शैव पुराण कोई एक पुराण नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर विकल्प के रूप में दे दिया है, लेकिन शैव पुराण वास्तव में है नहीं। तो इसका आंसर होगा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो मत्स्य पुराण, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस मगध शासक ने कलिंग को मगध में मिलाया था? यानी कि मगध का पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था? विकल्प है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी घनानंद, डी महापद्मनंद, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सर्वप्रथम किस मगध वंश के शासक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद नंद वंश का शासक था और मगध का ऐसा पहला शासक था जिसने कलिंग को अपनी सीमा में कलिंग तक अपनी सीमा का विस्तार किया। हालांकि महापद्मनंद के बाद ऐसा माना जाता है कि कलिंग पुनः एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन फिर से अशोक के द्वारा कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले चूंकि यहाँ पर प्रश्न सर्वप्रथम पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, काशी, विदिशा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चूंकि शुंग वंश की जो संस्थापक हैं वह पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी और इसकी राजधानी जो थी वह विदिशा में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर डी। अगला प्रश्न है,
किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यानी कि भारत में कई सारे विदेशी यात्री आए थे, उनमें से किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? विकल्प है ए फाहियान, बी वेंगसांग, सी इत्सिंग, डी निकोलो कांटी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यात्रियों का राजकुमार जो है वह ह्वेंगसांग को माना जाता है। ह्वेंगसांग चीन का यात्री था और भारत में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसे ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। तो किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ह्वेंगसांग। अगला प्रश्न है किराता जूनियम के लेखक भारवी किसके दरबार से संबंधित थे? यानी कि भारवी, सबसे पहले तो यह हो गया कि किराता जूनियम के लेखक कौन है? भारवी। अब है कि भारवी किसके दरबार से संबंधित हैं? बप्पदेव, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, अपराजित, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जो भारवी है वह सिंह विष्णु के दरबार से संबंधित रहे हैं। और सिंह विष्णु जो हैं वह किस वंश से संबंधित हैं? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश से संबंधित हैं। पल्लव वंश के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दूं तो पल्लव वंश के संस्थापक बप्पदेव को माना जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित को माना जाता है। लेकिन पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है वह सिंह विष्णु है और सिंह विष्णु के दरबार में ही भारवी जो लेखक हैं वह इसके दरबार को सुशोभित करते थे या इसके दरबार से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है 38 नंबर, बेसर शैली के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस वंश का रहा है? चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले यह समझिए कि बेसर शैली क्या है। तो बेसर शैली जो है वह द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिलाकर बेसर शैली का निर्माण होता है। द्रविड़ शैली यानी कि दक्षिण भारत की शैली और नागर शैली यानी कि उत्तर भारत की शैली, और अगर दोनों शैली को मिला दिया जाए तो निर्माण होता है बेसर शैली का। तो बेसर शैली के विकास में सबसे ज्यादा किस वंश का योगदान रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि चालुक्य वंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? यह 63वीं बीपीएससी में आपको प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अशोक के धम्म का जो कई सारे उद्देश्य थे जिनमें से शांति और अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता प्रमुख था। यानी कि यहाँ पर विकल्प एक से अधिक हो रहे हैं। विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी दोनों सही हैं, अतः इसका आंसर ई हो जाएगा यानी कि एक से अधिक। अगला आज का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, हर्षचरित किसने लिखी है? विकल्प है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों हर्षचरितम की रचना की गई है वह हर्षचरितम की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। और बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन, हमने बताया कि ह्वेंगसांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में। ह्वेंगसांग जो कि चाइना से भारत आया था उस समय हर्षवर्धन का शासन काल था और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वह बाणभट्ट थे और जिन्होंने हर्षचरितम की रचना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाणभट्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने संपूर्ण एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित मॉडल सेट को डिस्कस किया है। यह प्रैक्टिस सेट आपको 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।